हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, उनके वहां जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कल उन्होंने 1 घंटा 38 मिनट के अपने जबानी जमा खर्च में एक शब्द संवेदना का उन श्रद्धालुओं के लिए बोल दिया होता जिनकी कुचल कर कुंभ में जान चली गई, तो मुझे अच्छा लगता। अगर वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा होता, इधर उधर की बातें करनी छोड़िए, सूची निकालिए कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मृत हुए, उनके घर तक खबर पहुंची, उनके घर तक उनके शव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एक सूची। अभी तक 8वां दिन है, आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े नहीं दिया। आप 11 बार बता रहे हैं, ऐसा हर बार होता है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा के और एक नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। सुप्रिया सिनेत, जिसको सब जलेबी बाई के नाम से भी जानते हैं, उनको दिल्ली के एग्जिट पोल के नंबर को देखकर बहुत बड़ी मिर्ची लग गई है। अपनी पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन देखकर जलेबी बाई ने सीधे इलेक्शन कमिश्नर पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और आशुतोष को तो एग्जिट पोल देखकर ऐसा जोरों का झटका लगा कि वो अपने गुरु केजरीवाल की दलाली करने में लग गया। मगर जब सुधांशु जी ने मोर्चा संभाला तो धमाका ही हो गया। सुधांशु जी ने कहा कि आप पार्टी की हार तो निश्चित तौर से दिखाई दे रही है, और वीडियो के आखिर में सुधांशु जी ने दोनों प्रवक्ताओं को तथ्यों के आधार पर पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो काफी मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये पिछले दिनों जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का दिखा है, और दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ये वो पार्टी है जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत यहां पे मिला। 90 में 67 सीटें, यानी 96% मेजोरिटी भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली, और सेकंड टाइम में 90% वोट। उसके बाद उनका जिस ढंग का आचरण दिखा पिछले कुछ महीनों में, आज उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी की एक बानगी थी। इस प्रकार की बौखलाहट आपने 2015 और 20 में नहीं देखी। तो मैं इसको यह मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अब यह दिखाई पड़ रहा है कि उनकी हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। बात तो सही है। तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टरबेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और ये जो भी लगाए जा रहे हैं कुछ नए नहीं है साहिल जी। जैसे आज कहा जा रहा है कि साहब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाई इलेक्शन में कहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंडी गठबंधन के जो दल हैं, उनको ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक वोटर उनका वोटर है और अमुक वोटर उनका वोटर नहीं है। जरा इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डाल दे तो बेहतर समझ में आएगा। अखिलेश यादव जी यही कह रहे थे वहां पर कि सब हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज की कुछ दूर पहले से लेकर बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे वोटर नहीं आ रहा है। तो ये वोटर नहीं आ रहा तो सड़क तो सबकी है ना, आपको कैसे पता कि वो आपका वोटर है? कृपया वो जो आपके अंदर आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको पता लगता है कि ये वोटर किसका है, वो बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं है जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है। साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब जो पैनल पर यहाँ पर बैठे हैं, इतने कम मतदान पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली देश की राष्ट्र की राजधानी है। यहीं पर केंद्र की सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन होने को है, और उसके बाद भी इतना कम मतदान। मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। आगे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोग इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। क्योंकि ये जो उबासी दिख रही है, ये जो उदासीनता दिख रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं पहली चीज ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ थे। दिल्ली के मुद्दे प्रदूषण था, दिल्ली का मुद्दा टूटी सड़कें था, दिल्ली का मुद्दा वादा खिलाफी था। और आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान होना चाहिए कि लोग उन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे थे। लोगों को पता था कि आपने शिक्षा का एक फर्जी मॉडल बताया, लोगों को पता था कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर नहीं चल रही है, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही है, एमआरआई नहीं चल रही है, 16 अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, लोग उस पर वोट देने जाएंगे। कूड़े के ढेर लगे कहां हो रही है, क्यों नहीं वोटर बाहर निकल रहे हैं? अगर इतना गुस्सा होगा इन सारी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बंपर मतदान हो जाता है। आपको अभी भी यही डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रही है कि भाई अब तक कम वोटिंग हुआ, हालांकि आंकड़े 3 बजे तक ही है, 4 और 5 बजे के आंकड़े आना भी बाकी है। नहीं, डर शब्द का प्रयोग तो मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चिंता की घड़ी है। और मैंने बार बार ऐसा देखा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोज, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है वहां पर, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं। घंटों लाइने में लगे रहते हैं। देखना है कि वोटिंग परसेंटेज 3 से 5 बजे तक का क्या हुआ है और अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र की तरह 8-8 हजार लोग एक बूथ पर वोट डालेंगे तो ये चिंता का विषय होगा।
बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाने के पहले आशुतोष जल्दी से आपसे कमेंट, ये वोट के आंकड़े आपको किस तरीके से देखते हैं? सुप्रिया शिंदे कह रही है कि बहुत कम नंबर है, 62% वोटिंग पिछली बार हुआ था, आज की स्थिति में जब 46% हो चुका है, 20% का जंप आखिरी 3 घंटे में होने की उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है 60% ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगर जहां तक मेरी याददाश्त। इंटरेस्टिंग बात है ना, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर 9 बजे तक 26% वोटिंग हो चुकी थी और यहां पर अभी 46% तक ही पहुंच पाए। नहीं, अभी हमारे ख्याल से 60 के ऊपर निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसलिए भी क्योंकि देखिए, आखिरी समय में सारी राजनीतिक पार्टियां, खासकर वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता की दावेदार होती हैं, वो अपने तमाम जो वोटर्स होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरी समय भीड़ भी होती है। वैसे भी आजकल तो चुनाव जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद अचानक 100 नंबर बढ़ जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो 60, 65, 70 तक भी जा सकता है। 7 तारीख के शाम तक इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, अपडेट जो चुनाव है तभी दे सकते हैं। हाँ, ये एक नई परिघटना है भारत की राजनीति के अंदर। नहीं, इस बार तो नंबर जल्दी आ जाएंगे, दिल्ली छोटा शहर है, शायद राज्य छोटा है। आप कहते हैं ना कि दिल्ली छोटा शहर है। जब टीएन सेशन होते थे, मैनुअल सारा काम होता था, तो शाम को 5:30 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कहते थे अपडेट हम आपको अगले दिन कर देंगे, सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे अपडेट होते, तो कभी चेंज नहीं होते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, बटन से सब कुछ होता है, एवरी डिटेल इज अवेलेबल, बट 10 दिन बाद अपडेट होता है। सुधांशु त्रिवेदी, वोटर परसेंटेज कम है क्या? आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको लेकर ये चिंता है कि वोट परसेंटेज बाहर नहीं निकला है? नॉर्मली कहा जाता है कि कम वोटिंग परसेंटेज या उतना ही वोटिंग परसेंटेज रहता है तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का वोट नीचे उतारने में थोड़ा कम आपको नजर आ रहा है? कि आपको लगता है कि अभी अगले 3 घंटे हैं, 3 घंटे जो बाकी थे उसमें वोट परसेंटेज ठीक हो जाएगा, क्योंकि वोटर्स का आंकड़ा जरूर बढ़ा है दिल्ली में? देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा और जो आशुतोष जी ने कहा, दोनों की बातों के एक बिंदु से मैं सहमत हूं। यह सही बात है कि वोट अधिक रफ्तार में निकलना चाहिए, अधिक संख्या में लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए, परंतु यह एक संयोग है या विडंबना है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम होता है। सीएसडीएस ने 1 साल पहले करीब जो एक असेसमेंट दिया था, उसके अनुसार अर्बन मिडिल क्लास नॉर्मली उसका मत प्रतिशत 48 से 49 होता है, जिनको हम कॉलोनी में रहने वाले लोग कहते हैं उसमें। तो शहरी क्षेत्रों में यह एक चीज रहती है जो मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज नहीं है, और अधिक से अधिक लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए। जहां तक आशुतोष जी ने जो बात कही, यह भी संभावना है कि आखिरी समय में चूंकि सभी दल जब देखते हैं कि कम हो रहा है तो प्रयास करते हैं, और जो रूल है कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग गए उनको वोटिंग करने का मौका मिलेगा, तो हमें अंतिम प्रतिशत आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो हो सकता है कि पिछली बार के बराबर पहुंच जाए। रही बात जब टीएन सेशन का आशुतोष जी ने उल्लेख किया, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, देश की शायद आधुनिक पीढ़ी को नहीं याद हो, तो टीएन सेशन के जमाने तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद टीएन सेशन के बहुत से ऐसे फैसले थे जो तत्कालीन सरकारों को अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड उनके जमाने में आया और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डलवाना थोड़ा मुश्किल होता चला गया, तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, और 3 इलेक्शन कमिश्नर में बहुमत से फैसला होने का निर्णय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो यह टीएन सेशन को सुविधा देने के लिए था या टीएन सेशन पर नकेल लगाने के लिए था? और यह भी मैं एक संयोग ही मानूंगा कि जब से टीएन सेशन के वह चुनाव सुधार हुए, वोटर आईडी कार्ड आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ। 96 का चुनाव था, पहला चुनाव लोकसभा का, जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हुआ, हम सबसे बड़े दल बन के उभरे। 98 में सबसे बड़े दल के बन के उभरे, 99 में हमारी सरकार आई, 2004 और 9 खराब रहे उसके। यानी जो चुनाव सुधार आगे बढ़ते चले जाते हैं, वोट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, सभी दलों के लिए ठीक रहता है, और सबको उस ट्रांसपेरेंसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपका जवाब एक फैक्ट छोड़ा है, मुझे लगता है आशुतोष जी या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उन्हें विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उठे हैं कि कैसे 60%, अगले दिन 63 हो जाता है, फिर 48 घंटे बाद वो 65 हो जाता है, और फिर 3 दिन बाद वो 69-70 के आसपास पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक डाउट, एक संशय लगाती है, और इसका जवाब आना चाहिए, स्पेशली कि कितनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। जब 17C फॉर्म होकर सील हो गई, तो उसके बाद आपके पास शाम तक आ जाना चाहिए, शाम नहीं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था पहले, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया, अब सिर्फ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों के मन में डाउट खड़ा करती है, लोगों के मन में संशय करती है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन संशय को दूर करे कि 60%, 69% कैसे हो जाता है। और इसी का मुझे लगता है जिक्र हम में से कुछ लोग यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन मेरा अपना मानना, मैं वापस दिल्ली चुनाव पे जाऊंगी, मेरा अपना मानना है दिल्ली के मुद्दे बहुत प्रखर थे, दिल्ली के मुद्दे खूब मुखरता से बोले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया। बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार थी और आधा प्रशासन पुलिस के द्वारा उनके हाथ में, उसने भी मुद्दों को भटकाया। लेकिन दिल्ली के लोगों का विजन बहुत क्लियर है कि चाहे वो पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, या चाहे प्रशासन की जिम्मेदारी हो, दिल्ली के लोगों को निराशा हाथ लगी और वोट उसी पे पड़ेगा। प्रियंका कक्कड़, जल्दी से आपका जवाब, और उसके बाद मुझे दिखाना है कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने वोट किया है, दिल्ली के अलग अलग इलाके के लोगों ने किस तरीके से वोट किया है। मुझे लगता है सुधांशु जी को प्रेजेंट जमाने में आना चाहिए। अशोक लवासा जी को क्यों रिजाइन किया करना पड़ा, हम सबको पता है, हमें पता है। अरुण गोयल जी को क्यों रिजाइन करना पड़ा, इनसे पूछना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, तो इन्होंने क्यों उसके विपरीत कदम उठाए और क्यों इन्होंने लॉ बदला। तो निष्पक्षता पे सवाल तो आते ही है ना, जब इन्होंने ये सारे कानून विपरीत किए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके। आज भी जब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही है जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप मीडिया में कुछ स्टोरीज तो उठा रहे हैं जिन पे आपने बताया कि तुरंत जवाब आ रहा है, बट बहुत सारी ऐसी भी है
जिन पे कोई जवाब नहीं है, जिन पे साइलेंस है। जैसे जब अरविंद केजरीवाल जी पे पथराव हुआ तो वो साइलेंस था, जैसे आज ओपी शर्मा का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ तो साइलेंस था। तो निष्पक्षता मेंटेन, निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं, निष्पक्षता दिखना भी जरूरी है। संगीत मित्र का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों है, उसी को इंडिपेंडेंस खत्म कर दी जाए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? देखिए सुप्रीम मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या संविधान में प्रावधान है क्या? मैं जानकारी पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में है ऐसा प्रावधान? क्या मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वह भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस का कोर बिंदु है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े इलेक्शन देखिए, एक बात मैं टेक्निकल कहता हूं, फिर आशुतोष जी की बात। देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर तीनों का क्लियर डिमार्केशन है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित कानून को निरस्त कर सकता है, पर कानून बनने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है कि वो कहे कि जब संसद में एक कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी के अंदर क्या होगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे। उसी प्रकार संसद को अधिकार है कि कोई कोर्ट कानून बनाए, उसके बाद वो कानून को परिवर्तन कर सकती है, मगर ये नहीं कर सकती है कि जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उस बीच में संसद हस्तक्षेप करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये होना चाहिए। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट अथॉरिटी है, यानी किसी को आपत्ति हो किसी डिसीजन से तो अपील करने जा सकता है। और सिलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एग्जीक्यूटिव काम है। आप एक कल्पना करिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन का पार्ट हो गया और उस चयन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो अपील कहां करेगा जाके? बात खत्म हो गई ना। इसीलिए ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो, मेरे मित्र बैठे आशुतोष जी मुझे बता दें, जैसे बहुत से लोग होते हैं सीबीसी के अपॉइंटमेंट पे सुषमा स्वराज जी को आपत्ति थी, हम लोग कोर्ट गए थे। अब आप कल्पना करिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनने में किसी को आपत्ति हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का पार्ट हो जाए तो अपील कहां की जाएगी? तो आपने संवैधानिक व्यवस्था के लिए ये चीज की प्राथमिकता दी। इसलिए अगर कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट गलत लग रहा हो, जवाब लेके बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।